सीन 10 साल पीछे ले जाता है। जगह नूजन समय। शाम का सूरज पूरे शहर को सुनहरा रंग दे रहा है और उसी सुनहरी रोशनी में एक मुस्कुराता चेहरा चमक रहा है। चार्ल्स, वो लड़का जिसकी आंखों में उत्साह है और मन में कोई मीठा सा गीत गूंज रहा है। चार्ल्स अपनी बाहें लहराते हुए बताता है, मैं अपने गुरु के लिए औषधियों की सामग्री लेने जा रहा हूं। वो वाइल्ड का पहला छात्र था और आज वो चुपचाप उसकी मदद करना चाहता था। जब टीचर सो रहे थे, वो बताता है, तो मैंने सोचा उन्हें चौंका दूं, और फिर हंसते हुए कहता है, आज जब मैं लौटूंगा तो टीचर मुझे जरूर इनाम में कुछ मिठाइयां देंगे। वो अपनी जेब से एक पुरानी सी लिस्ट निकालता है और उसे पढ़ता है। निक्टोसोरस कंगी, एमेथिस्ट चूहे के पंजे, मूनबियर्ड मशरूम के बीज। फिर उत्साहित होकर बोलता है, मुझे देखना होगा कि टीचर किन दुकानों से खरीदते हैं। तभी एक परछाई उसके पीछे आकर रुकती है। एक आवाज गूंजती है, चार्ल्स, क्या ये तू ही है? चार्ल्स पलटता है, उसकी मुस्कान और चौड़ी हो जाती है। मैंने तुझे पहचान लिया। हम इतने दिनों बाद मिल रहे हैं। कुछ कदम दूर खड़ा था वाइल्ड का दूसरा छात्र, यूरी। यूरी भौहें चढ़ाता है और पूछता है, आज अकेले क्यों हो? क्या गुरु वाइल्ड किसी जरूरी काम में है? चार्ल्स सिर हिलाता है और धीरे से कहता है, नहीं, पर मैं तुम्हें एक राज बताऊंगा। मैं चुपके से उनकी मदद करने आया हूं। और फिर दोनों शिष्य मासूमियत भरी बातों में खो जाते हैं, शायद अनजान कि जल्द ही उनका यह मासूम बचपन हमेशा के लिए बदलने वाला है। एक पुरानी लकड़ी की मेज, किताबें इधर उधर बिखरी हुई, मोमबत्ती आदि जल चुकी है और वाइल्ड थका हुआ सो रहा है। कई दिनों से बिना रुके जादू के नए सिद्धांतों पर अध्ययन कर रहा है। उसने हाल ही में अपना शोध पूरा किया है और एक निष्कर्ष निकाला था, प्रयोग अब बंद कर देने चाहिए। तभी कमरे में आता है चार्ल्स। वह यूरी को गहरी नींद में देखता है और मुस्कुराकर उसे एक फरकोट से ढक देता है। फिर धीरे से वह कहता है, अगर मुझे उनका योग्य शिष्य बनना है तो मुझे उनकी जिम्मेदारियां उठानी होंगी। और अपनी तर्जनी उंगली उठाकर जोड़ता है, इसलिए मैं चुपके से बाहर निकला सामग्री खरीदने, जबकि मुझे सफाई करनी थी। वह जानता था कि उसके गुरु को अव्यवस्था से सख्त नफरत है और अगर वो समय पर नहीं लौटा तो उसे सजा जरूर मिलती। यूरी बस हल्के से मुस्कुराता है और कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर अपनी बाहें फैलाते हुए कहता है, मैं जानता हूं उन दुकानों को जहां टीचर अक्सर औषधि सामग्री खरीदने जाते हैं। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं साथ चल सकता हूं। चार्ल्स की आंखों में चमक आ जाती है। धन्यवाद, आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं। दोनों लड़के अब साथ साथ दुकानों की ओर चल रहे हैं, संकरी गलियों से गुजरते हुए, और उनके साए धूप में लंबी छायाओं की तरह आगे आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स कहता है, अगर मैं अकेले ढूंढता तो मुझे पूरा दिन लग जाता। अब मुझे लग रहा है कि बाहर पढ़कर मैं वाकई एक अच्छा उस्ताद बन सकता हूं। लेकिन तभी वह एक अजीब संकरी गली में रुक जाता है और थोड़ा हिचकिचाकर पूछता है, क्या सच में वो औषधि की दुकान इतनी पीछे वाली गली में है? यूरी आगे बढ़ते हुए रुकता है और अपने साथी से कहता है, हाँ जरूर, वो यहीं कहीं होगा। लेकिन ये बात सही है, औषधि बेचने वाले थोड़े पागल होते हैं। ये सुनकर चार्ल्स मुस्कुराता है और अपना हाथ बगल में फैलाते हुए कहता है, अगर गुरु अक्सर यहां आते हैं तो फिर ये जगह सुरक्षित ही होगी। और वैसे भी ये रोजमर्रा की बातें हैं, डर कैसा? मेरा भाई मेरे साथ है और मेरे दाहिने हाथ में गुरु का दिया हुआ उपहार है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं सीधे कार्यालय में टेलीपोर्ट कर जाऊंगा। यह सुनकर यूरी रुक जाता है और चार्ल्स के हाथ की ओर ध्यान से देखता है। उसकी नजर पड़ती है उस चमकती हुई अंगूठी पर जो बीच की उंगली में जड़ी है। यूरी हल्की सी भयानक मुस्कान के साथ कहता है, फिक्र मत करो, अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हारा हाथ कसकर पकड़ लूंगा। और फिर धीरे से जोड़ता है, वैसे भी इस गली में तो कौवे भी कूड़ा खाते हैं। दोनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन चार्ल्स का चेहरा अब भी परेशान है। वो अचानक पूछता है, हमें और कितना चलना है? यहां बहुत गंदगी है और बदबू भी भयानक है। मैं तो यहां दोबारा नहीं आना चाहता। लेकिन तभी एक अनजानी कर्कश आवाज गूंजती है जिससे दोनों चौंक जाते हैं।
सिर उठाकर देखते हैं और सामने एक अजीब सी आकृति खड़ी है। उसकी आवाज सीधी रूह में घुस जाती है। उस आदमी वाइल्ड से ज्यादा बुरी गंध किसी की नहीं, और तुम्हारा चिकना और कोमल शरीर अब मेरी बदबू से सराबोर हो गया है। तुम्हारी नाक में जो बदबू जा रही है वो कोई आम दुर्गंध नहीं है, वो तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगी। चार्ल्स डर के मारे एक कदम पीछे हट जाता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और हाथ कांपते हुए हथियार को कसकर पकड़ लेते हैं। तभी वो आकृति आगे बढ़ती है और कहती है, मेरा नाम हार्पर है। क्या उस बूढ़े वाइल्ड ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? एक कांपते हुए हाथ पर उसकी उंगलियां बुरी तरह खून से लथपथ हैं और उसकी पकड़ अब ढीली पड़ चुकी है। इसमें कोई हैरानी नहीं, वो बुदबुदाता है, क्योंकि वो टीचर हमेशा अपनी छवि बनाए रखना चाहता था। वो कभी नहीं बताएगा कि उसका चेहरा किसने बिगाड़ा और किसने उसे बदनाम किया। उसकी आंखों में जलन है और फिर वो दांत निकालते हुए चीखता है, एक पागलपन की गूंज। वाइल्ड सोच भी नहीं सकता था कि उसका सबसे प्रिय शिष्य मर जाएगा। अब हम देखते हैं चार्ल्स, उसकी आंखें धुंधली, पूरा शरीर कांप रहा है। उसने अपने भाई के शरीर को अपने शरीर से ढक लिया और रोता है, ये आदमी खतरनाक है। तो उससे ये हमें मारना चाहता है और फिर टीचर को भी हमें फौरन लौटना होगा। इस नाक में ही उसे सब कुछ बताना होगा। उसने पीछे देखे बिना साथी का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन तभी छिर्राक एक तेज खड़खड़ाहट और चाकू उसकी हाथ को चीर देता है। चार्ल्स चीखता है, खून फर्श पर टपक रहा है। यूरी अब उसके ऊपर से गुजरता है और बर्फीले लहजे में कहता है, अब तुम बच नहीं सकते चार्ल्स, तुम्हें आज्ञाकारी होकर यहीं मरना होगा। उसकी नजरें खून से सने हाथ पर टिक जाती हैं। और फिर मिस्टर हार्पर तुम्हारे शरीर को एक कठपुतली में बदल देंगे, एक ऐसा मोहरा जिसके जरिए वो वाइल्ड के पास पहुंचेंगे और उसके जादू और ज्ञान को नष्ट करवा देंगे। चार्ल्स अब भी अपनी सांसों से लड़ते हुए दांत पीसते हैं और चीखते हुए पूछते हैं, तुमने ये सब कब से प्लान किया और तुमने टीचर को क्यों धोखा दिया? उसके कटे हुए हाथ में पड़ी अंगूठी को निकालते हुए यूरी की आंखों में जलन है और आवाज में जर, तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें ये सवाल पूछने में शर्म आनी चाहिए। वो अंगूठी को देखता है और जोर से चिल्ला उठता है। चार्ल्स वाइल्ड की बहुत परवाह करता था, लेकिन ये सब मेरा होना चाहिए था। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया है और एक जोरदार लात चार्ल्स के कंधे पर। तू वजह है मेरी बेइज्जती की। तू कुछ भी नहीं था, फिर भी टीचर तुझसे प्यार करते थे, और अब यूरी अपने पुराने दोस्त को मारता जा रहा है, गाली देता जा रहा है। चार्ल्स अब खून की खांसी में डूब चुका है। उसका शरीर दर्द से कांप रहा है, लेकिन तभी उसकी टूटी आवाज निकलती है, शायद मैं खुशकिस्मत था। टीचर मुझसे सच्चा प्यार करते थे। वह ऊपर देखता है और धीमे स्वर में कहता है, टीचर ने कभी पक्षपात नहीं किया। मैंने जटिल मंत्र नहीं सीखे, लेकिन उन्होंने हम सबको बराबर माना। और फिर उसका एक वाक्य कटता हुआ सीधा दिल में घुसता है, अगर तुम्हें इस पर शक है तो तुम कभी उनके शिष्य बनने के लायक थे ही नहीं। यूरी की आंखों में गुस्सा है, लेकिन अब डर भी है, क्योंकि चार्ल्स के नीचे जमीन पर एक विशाल जादुई सर्कल उभर आता है। यूरी हक्का बक्का, यह क्या है? वो पीछे हटता है, लेकिन देर हो चुकी है। जमीन फटती है और एक भारी स्टोन स्पीयर उसे हवा में उछाल देता है। सील स्पेल स्टोन स्पीयर। चार्ल्स की आवाज अब स्थिर और कमांडिंग है। जमीन कांप रही है। यूरी की आंख के पास एक पुराना घाव, और अचानक वहां से लाल खून बहने लगता है। उसकी उंगलियां ढीली पड़ जाती हैं और उसके हाथ से वो अंगूठी छूट जाती है। अंगूठी हवा में घूमती है, जैसे समय कुछ पल के लिए रुक गया हो, और फिर धड़ाम, अंगूठी जमीन पर गिरती है और धरती एक रहस्यमयी गुंबद में तब्दील हो जाती है। अंदर पड़ा है चार्ल्स। उसके हाथ कांप रहे हैं। उसने अंगूठी उठाई और कहा, मुझे वापस जाना होगा, जितनी जल्दी हो सके। टीचर खतरे में है। लेकिन तभी एक साया उसके कान के पास प्रकट होता है। वह मुस्कुराता है और फुसफुसाता है, माफ करना, लेकिन अब
तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगे। और अगली ही पल उसका हाथ चार्ल्स के सीने से आर पार हो जाता है। चार्ल्स झटका खाता है, उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। हार्पर अब उसकी आंखों में झांकता है और कहता है, अगर तुम्हारा शरीर अमर होता तो शायद बच जाते, लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हारा खून बहुत ही कमजोर है। उसकी आंखों में अब एक पागलपन की चमक है और चेहरा खतरनाक मुस्कान से भर गया है। तुम्हें मारना तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन हम बकबक में फंसे रह गए। वो जोर से हंसता है और फिर कहता है, तुम्हें तो ये भी ध्यान नहीं रहा कि बातचीत के दौरान मैं जादू कर रहा था। चार्ल्स अब भी हाँफ रहा है, उसकी छाती में गहरा छेद और उसका शरीर खून से भीग चुका है। हार्पर एक झटके से हाथ छुड़ाता है और कहता है, अगर मैं ना आता तो तुम्हारा बड़ा मुंह तुम्हें जिंदा छोड़ देता। फिर वह चुनौती देता है, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम मुझसे बेहतर हो? यह सुनकर यूरी के दांत गुस्से से भींच जाते हैं। कैमरा नीचे गिरते चार्ल्स को दिखाता है। वो अब खून में लथपथ है, उसका जीवन कुछ ही पल में बिखर चुका है और उसका दुश्मन हार्पर अब मुड़ता है और कहता है, अब वापस काम पर लौटना है। वाइल्ड मेरी ऊर्जा देखेगा, शियो, इसलिए योजना अब बदलनी होगी। वह उसे जल्द ही ढूंढ लेगा। चार्ल्स की लाश, वे उसे लेकर जाना चाहते हैं व्हाइट वुल्फ्स के हैरिस के पास, लेकिन हार्पर रुकता है और कहता है, उसका कटा हुआ हाथ यहीं छोड़ दो, हम जाल बिछाएंगे और जब वाइल्ड उसमें फंसेगा तो हम उसे खत्म कर देंगे। अब उसे जिंदा छोड़ना बहुत खतरनाक है। चार्ल्स धुंधली आंखों से आसमान की ओर देख रहा है। उसकी सांसें धीमी होती जा रही हैं और फिर एक टूटी हुई आवाज में कहता है, गुरुजी, माफ कर देना, मुझे अपनी मौत की परवाह नहीं है। मुझे डर है कि वे मुझे आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, अगर मेरी कोई आखिरी इच्छा हो तो मैं बस आपको देखना चाहूंगा, क्योंकि मैं नहीं मरना चाहता। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं और फिर पानी पर एक बूंद गिरती है। छपाक। उसी पल दूसरी जगह एक कुर्सी पर बैठा है वाइल्ड। वो अचानक चौंक कर उठता है और चिल्लाता है, चार्ल्स! उसकी आंखों में आग है, उसकी मुट्ठियां मेज को जकड़ रही हैं और फिर अचानक वाइल्ड की चीख पूरे कमरे को चीर देती है। वो एक भीषण विस्फोट, कमरे की दीवारें उड़ जाती हैं, टुकड़े चारों ओर बिखरते हैं और फर्श पर अब एक गहरा गड्ढा है। सड़कों तक धुआं और आग फैल जाती है और जमीन पर एक चीज गिरती है, चार्ल्स की तस्वीर, फ्रेम में बंद, टूटी हुई लेकिन जिंदा याद की तरह। कुछ समय बाद जमीन पर पड़ा है चार्ल्स का कटा हुआ हाथ। उसके पास बैठा है हार्पर, उसकी आंखें बंद है, लेकिन तभी वो झटके से आंखें खोलता है और उसके सामने आ रहा है एक तेज चमकदार आभा में घिरा वाइल्ड। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, एक तूफान है और उस तूफान की नजरें टिकी हैं अपने शिष्य के कटे हुए हाथ पर। हार्पर हंसते हुए पूछता है, क्या हुआ दोस्त, पुराने दिन याद नहीं आए या अब मुझसे नमस्ते कहने का भी मन नहीं? वो जानता था वाइल्ड परेशान है और इसलिए वो उसे और चुप होता है। क्या तुम मुझे बताने की हिम्मत करोगे तुम्हें अब कोई दिलचस्पी ही नहीं बची, या तुम किसी और डर में हो? लेकिन वाइल्ड चुप है, उसका ध्यान अपने छात्र के कटे हुए हाथ पर है। हार्पर की नजरें वहीं टिकती हैं। वह हंसता है और कहता है, ओह, ये तो तुम्हारे प्यारे चार्ल्स का हाथ है। कितनी विडंबना है ना? तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारे सबसे प्रिय शिष्य दोनों को एक ही व्यक्ति ने खत्म कर दिया, और वो मैं हूं। वाइल्ड अभी शांत है, लेकिन हार्पर नहीं रुकता। वो पूछता है, अब कैसा लग रहा है? गुस्सा आ रहा है या कुछ ईर्ष्या या सिर्फ शर्मिंदगी? जादुई घेरे की चमक में हार्पर की आंखों में एक पागलपन है। तुम्हारी ताकत कभी विध्वंसक थी, लेकिन अब तुम कमजोर हो चुके हो। हार्पर अपनी पकड़ कसता है और चिल्लाता है, तुम्हारा शिष्य चार्ल्स, जब मैंने उसका दिल चीर दिया तब भी उसने दया की भीख नहीं मांगी। उसकी आंखें गोल हो जाती हैं। पागलपन से हंसते हुए पूछता है, क्या अब तुम शर्मिंदा हो या फिर आखिरकार गुस्से में आ गए हो?
क्यों ना तुम ही आओ और मुझे अपने हाथों से मार डालो। लेकिन वाइल्ड अब भी नीचे देख रहा है। एक गहरी चुप्पी, जैसे तूफान धीरे धीरे बन रहा हो। अचानक हवा में कंपन हुआ। वाइल्ड, जो अब तक शांत था, उसने अपनी मुट्ठियां भींची और बिना किसी डर के आगे बढ़ा। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, उसकी आंखें जल रही थीं। और फिर उसने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। वाइल्ड ने जादुई घेरे को टुकड़ों में तोड़ दिया। हार्पर के चेहरे का रंग उड़ गया। वो चिल्लाया, नहीं, ये घेरा, इसे रोकना चाहिए था। लेकिन देर हो चुकी थी। उसके पीछे भीड़ से खुशी की चीखें आईं। वाइल्ड अब हमारे घेरे में है। भेड़ियों का झुंड क्रोध में कांपता हुआ सामने आया। आज हम तुझे खत्म कर देंगे, उन्होंने दहाड़ते हुए कहा। तू बहुत घमंडी है वाइल्ड, लेकिन अब तू सबसे अच्छे भेड़ियों से भिड़ेगा। हार्पर ने देखा हालात नियंत्रण से बाहर जा रहे थे। उसने चिल्लाकर आदेश दिया, प्लान बदल गया है, पीछे हटो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भेड़िए अपने पंजे फैलाए पूरे जोश से दौड़ पड़े। वाइल्ड ने दांत पीसे और मुड़ा। उसकी आंखों में अब कोई इंसानियत नहीं बची थी। बोलती हुई लाशें, उसने कहा, और पीछे से धड़ाम, लाशें फटने लगी। खून की धाराएं जमीन पर बहने लगी। वाइल्ड अब भी बिल्कुल शांत था। उसकी चाल में आत्मविश्वास टपक रहा था। उसके कंधों पर अब लाल खून बह रहा था। वो रुका और तभी उसके पीछे एक विशाल क्रोधित सांप प्रकट हुआ। हार्पर की सांसें रुक गईं। उसके होंठ सूख गए। यह आदमी इतना ताकतवर कैसे हो गया? वो कांपने लगा। उसके हाथ की पट्टी अचानक फट गई। उसने खुद की तरफ देखा। क्या वो भी वाइल्ड की शक्ति से बदल रहा है? क्या वो लाश बन रहा है? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था। पर वाइल्ड की आंखें अब जल रही थीं और पीछे से आई एक गहरी तेज फुफकार। हार्पर कांप रहा है। डर के मारे उसकी आवाज कांपती है, प्लीज पास मत आना। फिर घुटनों पर गिरते हुए वो चिल्लाता है, मुझसे बात करो, मैं गलत था, जो कहोगे मैं करूंगा, लेकिन मुझे मत मारो। उसकी मुस्कान नकली और डरी हुई है और वह बौखलाकर कहता है, मैं चार्ल्स की सारी चीजें लौटा दूंगा, कभी नजर नहीं आऊंगा, बस मुझे छोड़ दो। कांपते हाथों में वह एक अंगूठी पकड़े है। अगर तुमने नहीं माना तो मैं इसे तोड़ दूंगा। ये चार्ल्स की आखिरी चीज है। तभी वाइल्ड की निगाहें चमक रही हैं और वो धीरे से कहता है, मैंने एक बार चार्ल्स से कुछ कहा था। उसके शब्द धीमे नहीं, लेकिन दिल में कट जाते हैं। निर्जीव चीजों को भावनाएं देने की जरूरत नहीं, बस यादों में रहने दो। सांप ध्यान से पतले फैले हुए धागे के साथ रेंगता रहा और फिर सांप झुकता है और हार्पर का हाथ नपमा अपने मुंह में डाल लेता है। हार्पर की चीख कमरे की दीवारों से टकराकर गूंजती है। खून हवा में उड़ता है और वाइल्ड मुस्कुराता है। अभी वह फुसफुसाता है। उसकी पागल आंखें सिर्फ एक चीज पर टिकी है, हार्पर की यातना। हार्पर का चेहरा पसीने से भीग चुका है, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रहा। तभी कई सांपों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। वाइल्ड अपनी टोपी ठीक करता है और बोलता है, यह उतना कोकीन जैसा नहीं लग रहा, तुम्हें चुप ही रहना चाहिए था। फिर वह हवा में कूदता है, सीधे ऊपर चांद की ओर, और बहुत हल्के से चार्ल्स उसके होठों से फुसफुसाता है। वह ऊंचे आसमान में उड़ता है और कहता है, हमें यहां बसे 7 साल हो चुके हैं। एक अद्भुत शहर था यह, लेकिन उसके जाने के बाद यह मेरे लिए सिर्फ उदासी का प्रतीक बन गया। इतना कहकर उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और तभी आसमान में एक विशाल जादुई घेरा प्रकट होता है। अब उसने धमकाते हुए कहा, उसे मेरे साथ ले चलो। वाइल्ड अब हमले के मूड में था और ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, उम्मीद करता हूं चार्ल्स इस आतिशबाजी का मजा उठाए। और तभी उसने छोड़ दिया एक घातक मंत्र। पत्थर का सूर्य, मृत्यु किरण की 6 ज्योतियां, और आसमान से एक विशाल उल्कापिंड पूरी रफ्तार से शहर की ओर गिरने लगा। जमीन पर एक मां और उसकी बेटी गिर चुकी थी। मां की आंखों में आंसू, डर और लाचारी। तभी सफेद वस्त्र पहने एक आदमी प्रकट हुआ। उसने कोई चीख नहीं मारी, बस अपना हाथ घुमाया और आवाज दी, झुक जाओ। उसका हाथ दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ था और उसने छोड़ा। एक अंतहीन पवित्र प्रहार। अब कैमरा जोसेफ की ओर मुड़ता है।
जो उल्कापिंड की ओर दौड़ रहा था, उसका मुंह खुला और वो चीखा जैसे आकाश से लड़ने वाला हो। और फिर टकराई दो महाशक्तियां, एक ओर वाइल्ड की मृत्यु ज्योतियां और दूसरी ओर जोसेफ की दिव्य शक्ति। धमाका हुआ, ऐसा कि आकाश चीर गया। वाइल्ड के सांप जो बिजली की तरह चमक रहे थे, सब रुक गए और वाइल्ड का चेहरा हैरानी से भर गया जब उसने देखा उसकी ओर बढ़ती हुई एक मुट्ठी। वह पल भर को रुका और जोसेफ ने अपना हाथ नीचे कर लिया। धुआं उगलता हुआ और फिर जोर से सांस छोड़ी। उसका हाथ हवा में लहराता है और वह उस गुमनाम काले जादूगर को आदेश देता है, शहर छोड़ो, कहीं और जाकर आतिशबाजी देखो। उसकी आंखें जल रही हैं और उसकी कमर पर सोने के फ्रेम वाली एक तलवार टंगी है। तभी हवा में ऊपर बिना नीचे आए वाइल्ड उसे घूरता है और कहता है, ओ तो तुम ही हो सीक्रेट टॉवर के 10 महान शूरवीरों में से एक, महान अजय। जोसेफ अपने मास्क पर हाथ रखता है, एक लंबी सांस छोड़ता है। तुम सही समय पर आया हूं। सबसे महत्वपूर्ण पल में उसके चेहरे से खून की धार बह रही है, लेकिन आवाज में कोई कांप नहीं। मैंने तय किया है, अपने छात्र की मौत के बदले कुछ लूंगा। उसकी बात पूरी भी नहीं होती, उसकी आंखें चमक उठी और वाइल्ड जोर से हंस पड़ता है, पागलों की तरह। वाह, कितना खूबसूरत बदला है, मैं इसे जिंदगी भर याद रखूंगा। और फिर हाथ उठाकर चिल्लाता है, तो बदले में मैं तुम्हारी जान लूंगा ताकि मेरा छात्र चैन से सो सके। तभी उस मां के चेहरे पर आंसू भी हैं और मुस्कान भी, शायद क्योंकि उसे यकीन है कि अब वे बच करेंगे। जोसेफ मुस्कुराता है और धीरे से पीछे मुड़ता है और एक आवाज गूंजती है कि जमीन से टकराने की आवाज। और जैसे ही तलवार जमीन से उठती है, जोसेफ हवा में उछल पड़ता है। उसकी आंखों में आग है और वो चिल्लाता है, अगर वो पागल बूढ़ा चाहता है तो आजमा ले। दूसरी ओर वाइल्ड भी जवाब में दहाड़ता है और दोनों भिड़ जाते हैं। एक जोरदार धमाका होता है, जैसे धरती और आसमान टकरा गए हों। यह थी जोसेफ और वाइल्ड की पहली लड़ाई। हवा में तलवारें टकराईं, दिन भर, बिना रुके, बिना थके। और उसी दिन से दोनों कट्टर दुश्मन बन गए। वाइल्ड अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, 10 साल बीत चुके हैं और ये दर्द जरा भी कम नहीं हुआ। शायद ये जिंदगी भर साथ रहेगा। वो अपनी हथेली को देखता है और धीमे से कहता है, ये मेरी सजा है। मैंने एक ऐसी गलती की जो नहीं होनी चाहिए थी। अब बस उसका परिणाम भुगत रहा हूं। उसकी नजर नीचे जाती है, जमीन पर बिखरे लाल धर्म के निशान और सफेद भेड़ियों की परछाइयां। उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन उसने अपना लबादा थाम रखा है और मन में सोचता है, जो लोग निषिद्ध फल तक पहुंचने की जरूरत करते हैं, उनकी मौत अब बस समय की बात है। वाइल्ड आगे देख रहा है, लेकिन उसकी आंखों में बीते वक्त की परछाइयां हैं। उसे याद आता है कैसे उनका जीवन बाद में मिरर एग के लिए एकदम परफेक्ट ईंधन बन गया। और फिर हैरिस की आंखों में जोश था जब उसे नो सेवर का नक्शा मिला। वाइल्ड बस खड़ा देख रहा था, कैसे लोग बेतहाशा एक दूसरे को मार रहे थे और हर मौत के साथ उसे मिलती थी एक नई सामग्री। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान उभरी और वो बुदबुदाया, मिस्टर लिन मुझ पर भरोसा करते हैं और मैं उन्हें धोखा नहीं देना चाहता। लेकिन फिर वो एक कदम आगे बढ़ा और उसकी आंखों में झलक आई महत्वाकांक्षा की। अभी समय नहीं है, मुझे और ताकत चाहिए। एक दिन आएगा जब जोसेफ से सारा हिसाब बराबर होगा। सीन शिफ्ट होता है, चार्ल्स की कब्र। वाइल्ड फूल चढ़ाता है और सोचता है, इस बार वे मेरी बात मानेंगे। अब सीन कट होता है, ट्रूथ सोसाइटी की फैक्ट्री नाम 7 मड टायर प्रोजेक्ट। अंदर है आग की तेज लपटें, मशीनों की गूंज और एक प्रयोगशाला जो इंसानी सीमा को पार कर चुकी है। एक निश्चल शरीर एक टूटे हुए कैप्सूल से लटक रहा है, नीचे पानी में घिरा एक भ्रूण। तभी दरवाजे टूटते हैं और अंदर घुसते हैं नकाबपोश हथियारों से लैस लोग। उनकी आवाज गूंजती है, पारस पत्थर के अवशेषों की जांच करो, सारे जाल तोड़ दो, घायल कोई है क्या? अगर है तो उसे तुरंत मदद दो। एक बंजर उजड़ा हुआ क्षेत्र और उसके बीच खड़ा है राउल। उसकी आंखें तेज हैं, चेहरा सख्त और हाथ आदेश देने के लिए उठते हैं।
हर चीज की जांच करो और जो भी पता चले मुझे तुरंत बताओ। उसकी आवाज सख्त है, लेकिन भीतर से वो कांप रहा है। उसका शरीर तेज कंपन से भर गया है। और तभी धड़ाम, एक जोरदार झटका उसके कंधे पर लगता है। वॉल्टर पीछे से आता है, थका हुआ लेकिन शांत। वो गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, उस बूढ़े आदमी को मैं सांत्वना नहीं दे सकता, इसलिए अब तुझे खुद को संभालना होगा राहुल। दांत बींचकर सब कुछ सहना पड़ेगा, क्योंकि आगे मुश्किल दिन आने वाले हैं। राहुल अब फिर से अपने हाथों को मुट्ठी में भींचता है और निगाहें फिर से सामने टिक जाती हैं। स्थिति बहुत खराब है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने अंदर घुसकर सारे नमूने नष्ट कर दिए हों। अब सीन कट होता है। शवों के पास बैठे नकाबपोश लोग। उनमें से एक रिपोर्ट पढ़ते हुए कहता है, 6 शोधकर्ताओं में से 5 मरे पाए गए हैं और छठा अभी जीवित है। उसे इलाज के लिए भेजा गया है। एक कैप्सूल पर रखा हाथ, ईथर के अवशेष मिले हैं और विश्लेषण के सारे परिणाम सिस्टम में अपलोड कर दिए गए हैं, एक स्क्रीन पर दौड़ते डेटा के साथ। लोवेल और वॉल्टर उस स्क्रीन को घूर रहे हैं और जैसे ही नई रीडिंग सामने आती है, दोनों के चेहरे गंभीर हो जाते हैं और माथे पर बल गहरा जाता है। लोवेल फौरन फोन उठाता है और कहता है, चारों नमूनों के प्रायोगिक डेटा उम्मीद से बेहतर है। लेकिन फिर उसकी आवाज भारी होती है। लेकिन जो विस्फोट हुआ बुनस्को प्रयोगशाला के ठीक बीचों बीच, वो कोई आम विस्फोट नहीं था। वो फिलोसोफर्स स्टोन का अवशेष था। उसकी आंखों में संदेह झलकता है और मुट्ठियां कस जाती हैं। हमारी प्रयोगशाला में ओरे सदियों से सुरक्षा के नियम लागू हैं। कोई बाहरी व्यक्ति अंदर घुस ही नहीं सकता। तभी वॉल्टर तेजी से पीछे मुड़ता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वो फाइलें गिरा देता है और धीमे से कहता है, लोवेल हो सकता है जिसे हम घुसपैठिया समझ रहे हैं, वो वास्तव में घुसपैठिया था ही नहीं। लोवेल उसकी तरफ दिखता है, शौक में। और तभी वॉल्टर एक सर्द मुस्कान के साथ कहता है, क्योंकि मैं तो सिर्फ सत्य समाज के एक कर्मचारी की हैसियत से ही घुसा था। 2 आदमी एक बिस्तर के पास खड़े हैं। बिस्तर पर पड़ी है एक लड़की। उसकी आंखें बंद हैं और उसका चेहरा खून से सना है। उनमें से एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, कितना दुखद है। दूसरा हल्का मुस्कुराता है, शुक्र है हम सिर्फ डॉक्टर हैं, वरना लैब में काम करना जानलेवा होता। पहले डॉक्टर ने सहमति में सिर हिलाया। सच है, इस लड़की के जख्म देखकर यह किसी चमत्कार से कम नहीं कि वो अब तक जिंदा है। फिर उसका ध्यान अचानक लड़की की ओर जाता है। उसकी भौहें चढ़ती हैं और वो अपने साथी से पूछता है, क्या तुमने इसे पहले कहीं देखा है? उसकी उंगलियां लड़की की ओर बढ़ती हैं, जैसे किसी पुरानी याद को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन अचानक लड़की ने अपनी आंखें खोल दी और उसी पल उसकी उंगलियां सीधे डॉक्टर की गर्दन में घुस जाती है। खून की तेज धार और डॉक्टर के मुंह से निकली अंतिम हाफती चीख। लड़की अब पूरी तरह खड़ी हो चुकी थी। उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन भीतर कुछ तूफानी था। दूसरे डॉक्टर ने मुड़कर देखा, लेकिन वह अब वहां नहीं थी। और फिर सिर्फ हवा में से उसकी गर्दन टूटने की आवाज आई। एक पल में वो भी गिर गया। अब लड़की तेजी से सीढ़ियां चढ़ती है। मंजिल वह छत तक पहुंचती है और एक हैच खोलती है। बिना एक पल रुके वह उसमें घुस जाती है। नीचे 2 डॉक्टरों की लाशें पड़ी हैं और उनके शरीर से अब भी खून बह रहा है। एक शांत रात में बाहर एक पोखर में चांद अपनी पूरी चमक के साथ चमक रहा है और वहीं एक लड़की धीरे धीरे जमीन पर चलते हुए नजर आती है। उसका हाथ घायल है जिसे वह पकड़े हुए है और उसकी नजरें लगातार इधर उधर देख रही हैं। वो सिर थोड़ा झुकाकर एक गहरी सांस छोड़ती है। तभी गली में एक काली बिल्ली म्याऊं करती है और उसकी तरफ बढ़ती है। लड़की अचानक रुकती है और मुड़कर पीछे देखती है। अंधेरे की गहराई से एक काला पंजा बाहर आता है। बिल्ली अब घबरा चुकी है। उसकी आंखें इधर उधर भागती हैं, लेकिन जमीन पर सिर्फ एक पंख पड़ा है और उसके आसपास सन्नाटा। लड़की अब छत पर चढ़ चुकी है और वहां से दूर दूर तक देख रही है। फिर वह तुरंत पलटती है और रुककर सिर उठाकर आकाश की ओर देखती है। आकाश
चमकते हुए धूप की तरह जगमगा रहा है। एक स्टिकर, एक अविश्वसनीय सुंदरता जो साथ साथ उसके हाथ लड़की की आंखों में अब हैरानी, एक आवाज सुनाई देती है, सिर्फ मुस्कान। ये उसका नाम नहीं था और वो फुसफुसाकर कहती है, ये तो बस एक संख्या थी। बहुत सुंदर, ये न तो ना से पहचान हाथ उठाती है उन सैकड़ों में से और छात की तरफ बढ़ाती है S207। लेकिन तभी दूसरे परीक्षण समूह का हिस्सा ओगो, एक प्रयोग हाथ डूबा जो उसे इंसान से कुछ और बनाते तरल पदार्थ में। उसकी गर्दन पर चमड़ी के नीचे एक कोड जलता है, पंजीकरण संख्या 277। ये कोड सोसाइटी ऑफ ट्रुथ द्वारा चलाए जा रहे एक मशीनीकरण प्रोजेक्ट का हिस्सा है। प्रोजेक्ट के 3 बैच, कुल 3050 टेस्ट सब्जेक्ट्स, सभी विफल, और 277 कोई अपवाद नहीं। लेकिन फिर भी उसमें कुछ था, ईथर का असामान्य स्तर। शोधकर्ता बहस कर रहे थे, यह बस 1 साल जी पाएगी, किसी ने कहा। लेकिन उस रात कुछ बदल गया। लड़की नमूना 277 नन्नरात देर तक जागती रही। उसके भीतर विचार जाग उठे जो पहले कभी नहीं थे। उसकी आंखें अब केवल देखती नहीं, समझने लगी थीं। वह जानती थी कब शिफ्ट बदलती है, कौन कर्मचारी कब आता है और कहाँ कमजोरियां हैं। वह प्रयोगशाला का पूरा पैटर्न समझ चुकी थी, दूसरे लैब, मशीनरी, मैप्स और यहां तक कि लूपिंग सिक्योरिटी सिस्टम्स। और तभी उस रात उसने आंखें बंद की और महसूस किया आज कुछ होगा। तभी एक कर्मचारी अंदर आया, धीमे धीमे चलता हुआ। उसने कागज के टुकड़े पर उंगली घुमाई और एक लाल क्रिस्टल उठाकर उसे तरल में गिरा दिया। और तभी एक जोरदार धमाका, फ्लास्क फूट गए, लपटें हर दिशा में फैल गईं और उसी आग के बीच एक परछाई दिखाई दी, छिपी हुई, स्थिर और बेहद रहस्यमय। एक व्यक्ति एक कैप्सूल से कुछ निकालता है और बिना कुछ कहे चला जाता है। कुछ ही सेकंड बाद एक महिला का हाथ मलबे से बाहर आता है। वह छत का टुकड़ा हटाती है। सैंपल संख्या 277 जिंदा है। वो अपने हाथ को सिर के पीछे ले जाती है और गहरी सांस छोड़ती है। फिर अचानक उसकी उंगलियां अपनी ही गर्दन में गड़ जाती है। दर्द इतना तेज कि वह दांत भींच लेती है। एक डरावनी सी क्रैकिंग साउंड आती है और फिर उसने अपनी गर्दन से कुछ निकाला, एक छोटा डिवाइस जिस पर बारकोड और उसका नंबर लिखा है। वह उसे फर्श पर फेंक देती है। अब वो आजाद है। आगे बढ़ते हुए वह एक घायल लैब सहायक को देखती है, फर्श पर पड़ा हुआ, तड़पता हुआ। लड़की चुपचाप उसका कोट पकड़ती है, उसे उतारती है और खुद पहन लेती है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। वह सहायक का पैर खींचती है और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे जलती आग में फेंक देती है। वह अब सिर्फ एक सैंपल नहीं, एक मशीन है जिसका एक ही लक्ष्य है, बच निकलना। लेकिन जैसे ही वह मुड़ती है, उसके पैर लड़खड़ाते हैं, शरीर जवाब देने लगता है। जब तक इसका नाम नहीं पता चलता, तब तक हम इसे सैंपल 277 कहेंगे। सैंपल 277 जमीन पर धड़ाम से गिरती है। उसकी आंखें खुली हैं और फिर वह गिनती शुरू करती है। 1, 2, 2 पर आंखें बंद और फिर 3। उसी क्षण दरवाजा खुलता है। कई डॉक्टर और वैज्ञानिक अंदर दौड़ते हैं। चीख पुकार मच जाती है। ईथर का कोई नामो निशान नहीं है। वह व्यक्ति पहले ही जा चुका था, लेकिन यहां एक जीवित व्यक्ति था, इसलिए उन्हें जल्दी से स्ट्रेचर लाने को कहा। इस समय एक वीरान बिल्डिंग की छत पर सैंपल 277 हवा में खड़ी है और उसकी सफेद बाल लहर रहे हैं। अपने कांपते हाथ ऊपर उठाते हुए लड़की धीरे से बुदबुदाती है, ये बहुत गर्म है। उसका चेहरा छात की रोशनी में चमकता है और वो कहती है, मैं आखिरकार बच निकली। लेकिन अब जाना कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं किसी को खुद तक दोबारा नहीं आने दूंगी। और इतना कहकर वो कूद जाती है। हवा में उड़ते हुए उसकी आंखों में सिर्फ एक फैसला, मुझे छिपना होगा। भोर होने से पहले दोबारा पकड़ में नहीं आऊंगी। उसकी आकृति छतों के बीच छलकती है और फिर धड़ाम वह जमीन से टकरा जाती है। उसकी आंखें अब दर्द और डर से भरी हैं और अगले ही पल उसके मुंह से खून की धार फूट पड़ती है। सैंपल 277 अपने होंठ छूती है और बुदबुदाती है, ये अच्छा नहीं है। इस शरीर को स्थिर रखने के लिए तरल की जरूरत होती है। उसने अपनी हथेली पर खून देखा और धीमे स्वर में कहा, शायद मैं खुद को ठीक कर सकती हूं, लेकिन इसमें समय लगेगा। वह जमीन पर पड़ी रहती है। उसकी कल्पना में
उसके मृत साथी और एक विचार, क्या मैं भी उनकी तरह मर जाऊंगी? खून अब पत्थर पर फैल चुका है और वो आंखें बंद कर लेती है, खुद को मिटाने के लिए तैयार। लेकिन तभी एक धीमी आवाज, एक हल्की फुसफुसाहट, जैसे कहीं दूर से कोई कह रहा हो, आंखें खोलो। मेरी बच्ची सैंपल 277। उसकी आंखें सिकुड़ती हैं और वो फुसफुसाकर पूछती है, क कौन मुझे बुला रहा है? तभी दूर से एक मुस्कुराती हुई आकृति दिखाई देती है, एक लड़की जिसकी मुस्कान में तारों की चमक है। वह अपनी बाहें फैलाती है और कहती है, ओह प्यारी बच्ची, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूं? मेरा नाम क्या है? फिर उसकी आवाज आसमान तक फैल जाती है, मैं वह हूं जो दिन और रात को रचती हूं। मैं ट्वाइलाइट को घना करती हूं। सूर्य मेरा बेटा है, चंद्रमा मेरी बेटी, तारे और झीलें मेरे लिए गाते हैं। मैं आकाश के नीचे की हर चीज को आशीर्वाद देती हूं और उन सभी से वाचा बांधती हूं जिनके भीतर जादू की शक्ति है। जो सूर्य को पुकारे वह मेरा प्रिय, और जो चंद्रमा की शपथ ले वह मेरा विशेष है। जिनसे मैं प्रेम करती हूं उन्हें अंधकार और अराजकता छू भी नहीं सकते। सैंपल 277 की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो धीमे से पूछती है, लेकिन आपने मुझे देखा क्यों? वो आकृति, द प्रोटेक्टर, कुछ पल चुप रहती है, फिर उसकी ओर बढ़ती है और मुस्कुराते हुए कहती है, क्योंकि मुझे ऐसे बच्चे बहुत पसंद हैं जो आजाद रहना चाहते हैं। वो जादू की चमक से उसे धीरे से घेर लेती है, उसके बालों को ठीक करती है और तब उसकी गर्दन पर एक गहरा घाव देखती है। प्रोटेक्टर का चेहरा गंभीर हो जाता है और वह अपना हाथ घाव पर रखती है, एक नरम और पवित्र ऊर्जा से उसे सहलाती है। उसी क्षण लड़की की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वह शर्म से लाल पड़ जाती है। सैंपल 277 चुपचाप खड़ी है, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा है। उसके सामने खड़ी है एक रहस्यमयी स्त्री जिसे वे प्रोटेक्टर कहते हैं। उसकी आवाज गूंजती है, मैं मजाक नहीं करती। सैंपल 277 कांपते हुए धीरे से मुड़ती है और प्रोटेक्टर के सामने खड़ी हो जाती है। बड़ी सावधानी से प्रोटेक्टर अपना हाथ बढ़ाती है और उसके गाल को छूती है। वह धीरे से झुकती है उसके चेहरे के बेहद करीब और कहती है, मैंने तुम्हें इसलिए देखा क्योंकि तुम चांद को ध्यान से देख रही थी। सैंपल 277 की आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। एक हल्की चमक उनके बीच उभरती है। तभी प्रोटेक्टर की आवाज तेज होती है, बिना गंदे विचारों के, बिना झूठी मूर्खतापूर्ण प्रार्थनाओं के, तुमने मुझे देखा और इसीलिए मैं अब भी तुम्हारी उस अनमोल पवित्रता की रक्षा करना चाहती हूं। सैंपल 277 की भौहें सिकुड़ जाती हैं। वो घबराकर कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहती हैं? प्रोटेक्टर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती है, तुम्हारी आत्मा पानी की तरह पवित्र है। बस जरूरत है एक उपयुक्त पात्र की, और शायद ये तुम्हारे लिए वही अवसर है। सैंपल 277 एक आंख मिचकाकर पूछती है, आप किस बारे में बात कर रही हैं? प्रोटेक्टर अपनी आंखें सिकोड़ती है और कहती है, तुम बाद में समझोगी, अभी समय नहीं है। वह बैठी हुई सैंपल 277 की ओर देखती है और फिर कहती है, यह तुम्हारा स्वप्न लोक नहीं है। तुम्हारी क्षमताएं सीमित हैं, लेकिन आज स्वप्न और हकीकत के बीच की सीमा थोड़ी धुंधली है। उसकी आंखें अब चमकने लगती हैं। तो बताओ, क्या तुम जीना चाहती हो? सैंपल 277 अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लेती है और दृढ़ स्वर में कहती है, हाँ, मैं जीना चाहती हूं। एक हल्की मुस्कान के साथ प्रोटेक्टर कहती है, तो फिर ठीक है, इससे पहले कि मैं गायब हो जाऊं। वो धीरे से मुड़ी और उसकी चाल के पीछे एक उज्जवल चमकदार निशान बनता गया। मैं तुम्हें वहां ले चलूंगी जहां तारे हैं, जहां सिर्फ प्रकाश है। सामने खड़ी थी सैंपल 277। उसकी आंखों में अविश्वास था और कदम जमे हुए। अचानक उसने अपना हाथ उठाया और प्रोटेक्टर की ओर देखा। तुम वहां अपने भाग्य से मिलोगी। आवाज आई। वो शब्द अब बाहर नहीं, उसके मन के भीतर गूंज रहे थे। अलविदा।
एक दिन फिर मिलेंगे सपनों की दुनिया में। सैंपल 277 ने नीचे देखा और अगली कट में वो पहुंच चुकी थी लिन की बुक स्टोर के सामने। और तभी उसने अचानक अपना हाथ अपने दिल पर रख लिया। कुछ था वहां, कुछ अनदेखा लेकिन बहुत गहरा। उसकी आंखें सिकुड़ी और उसने सामने देखा। क्या ये यही है? वो पूछती है। और फिर वो लड़खड़ाई। तेज आवाज के साथ वो जमीन पर गिर पड़ी। एक छत पर आदमी ने एक कदम आगे बढ़ाया। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट मैकेनिकल प्लांट, फैक्ट्री 1 की छत। और वहां लोगों का एक समूह खड़ा है। कोई उनकी निगरानी कर रहा है। गहराई में छुपा एक रहस्यमयी जंगल। असिर, ये है आयरिस कबीले का गढ़। बीचों बीच एक विशाल चमकता हुआ पेड़, आसमान को छूता हुआ। उसके नीचे कुछ एल्फ नंगे पैर जमीन पर चल रहे हैं और उनके चेहरे पर गंभीरता है। बच्चे और महिलाएं सावधानी से एक सुरक्षित आश्रय की ओर बढ़ रहे हैं। पेड़ों पर तैनात हैं पहरेदार धनुर्धर, हर हलचल पर नजर रखते हुए। तभी जमीन पर एक जादुई चमकदार घेरा उभरता है। एक आवाज आती है, सभी साथी आदिवासी अब सुरक्षित आश्रय में प्रवेश कर चुके हैं। सुरक्षात्मक जादुई क्षेत्र सक्रिय किया जा रहा है। अब कैमरा मुड़ता है वेदी की ओर, जहां मुखिया ध्यान केंद्रित किए हुए। उसकी नजरें जमी हैं गति की मुहर पर। कबीले के जादूगर, धनुर्धर और योद्धा पूरी तरह तैयार हैं। हर कोई एक ही काम में व्यस्त है, छिपकर दुश्मन का इंतजार करना। एक लड़की हाथ उठाकर महापुरोहित डोरिस को सूचना देती है। कुल की सभी सेनाएं तैनात हैं और योद्धा अपनी अपनी जगहों पर मौजूद हैं। डोरिस बिना पलटे सिर्फ जवाब देती है, बहुत अच्छा। और फिर कहती है, यह जो आपदा आने वाली है, तो यह केवल एक चेतावनी नहीं बल्कि आयरिस कुल के अस्तित्व पर सीधा हमला है। वह चमकते पेड़ की ओर देखती है और कहती है, मैं खुद चारा बनूंगी। उस जानवर का ध्यान और सपनों की शक्ति पहले मुझे आकर्षित करेंगी, फिर हम उसे उस जाल में लाएंगे जहां हमारे योद्धा उसका अंत करेंगे। डोरिस आगे बढ़ती है, उसका चेहरा शांत लेकिन आंखों में चमक। अब बस इंतजार है उस दरार का जिससे वह ड्रीम बीस्ट बाहर निकले और हम अपना कर्तव्य पूरा करें। डोरिस खड़ी है, हाथ में एक प्राचीन लाठी और आंखों में एक लक्ष्य। वो लाठी जमीन की ओर बढ़ाती है। पृथ्वी बोध का इस्तेमाल किया और अगले ही पल उसके पैरों के नीचे से जमीन चमक उठती है। एक विशाल मैजिक सर्कल पूरे 10 मीटर तक फैल जाता है और फिर एक तेज सफेद रोशनी आसमान को चीर देती है। तभी चारों तरफ गूंजता है, जी, धड़ाम धड़ाम धड़ाम, एक के बाद एक कई धमाके। डोरिस चौंक कर पीछे मुड़ती है और गहराई से पूछती है, क्या ये इतनी जल्दी अंडे से निकल रहा है? उसकी आंखों में डर नहीं, उत्साह था, जैसे वो इस पल का इंतजार कर रही थी। वो खुद को अंतरिक्ष की शून्यता में चलता हुआ महसूस करती है। मन ही मन बुदबुदाती है, भूमिगत पथिक, भविष्यवाणी ने मेरा नाम लिया है, मेरा पद और वो बिखरी हुई चेतावनियां, विनाशकारी पद की शक्ति और इस जमीन से मिलने वाला लाभ। शायद मैं ही वो हूं जो इस आपदा का सामना कर सकती है। लेकिन खतरा यहीं नहीं रुका, क्योंकि वो जानती थी ये स्वप्न की दुनिया अब टूटने की कगार पर है। नीचे गहराई में दरार खुल चुकी है और अगर वो दरार नहीं भर सकी तो उसे उस प्राणी से लड़ना होगा जो सपने और सच्चाई दोनों को चकनाचूर कर सकता है। अब बात केवल लड़ाई की नहीं थी, अब बात थी अपने रिश्तेदारों की रक्षा करने की और उस जंगल की जो पूरे कबीले की आत्मा था। क्योंकि वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थी, वो थी महापुरोहिती डोरिस, एक चुनी हुई जिसके पास है दूरदर्शिता की शक्ति, जो जानती है कि क्या आने वाला है और जिसे हर हाल में खड़ा होना होगा। लेकिन तभी उसका चेहरा जम जाता है। उसके चारों ओर अंधेरे आसमान में बड़ी बड़ी लाल आंखें उभर आती हैं। वो एक पल को ठहरती है, भौहें उठती हैं और फिर, क्या मेरी दूरदर्शिता जाग गई है या कोई मुझे देख रहा है? डोरिस खड़ी है और उसकी आंखों के ठीक पीछे कोई उसे देख रहा है। एक अजीब एहसास, जैसे उसकी पूरी पीठ पर बिजली दौड़ गई हो। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वह समझ जाती है, ऊर्जा पूरे देश में फैल रही है। ऐसा कैसे संभव है? पृथ्वी की इंद्रियां 1 किलोमीटर के भीतर किसी भी उपस्थिति का पता लगा सकती हैं।
फिर भी ये भ्रम नहीं था, ये कोई साधारण गलती नहीं, ये एक दृष्टा की चेतना को चुनौती देने वाली उपस्थिति थी। उसकी दूरदर्शिता उसके जादुई स्तर से गहराई से जुड़ी थी। अब उसके माथे पर ठंडा पसीना बह रहा था। डोरिस दांत पीसते हुए खुद से बुदबुदाती है, मेरी दूरदर्शिता और प्रतिक्रिया ऐसे मूर्ख नहीं बन सकती, कोई है। फिर जैसे उसके पीछे एक अकल्पनीय शक्ति खड़ी हो, कोई जिससे मैं पहचान भी नहीं पाई, अब मेरी ओर ध्यान दे रहा है। लेकिन क्यों? आखिर क्या है जो उस प्राणी को आकर्षित कर लाया? टॉरिस का हाथ अब उसकी छाती पर आ गया है। उसका दिल तेज धड़क रहा है और तभी उसके बगल में जमीन फटती है। एक विशाल आकृति धरती के गर्भ से निकलती है। उसकी भौहें चढ़ती हैं और वह बुदबुदाती है। यह शुरू हो चुका है। वह अपनी छड़ी को कसकर पकड़ती है और उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक निर्णय झलकता है। आसमान कांप उठा और एक विशाल कीड़ा काली हवा को चीरता ऊपर की ओर उठा। उसका सिर नहीं था, सिर्फ एक डरावना नुकीले दांतों से भरा मुंह। और जैसे ही उसने हमला किया, उसका मुंह खुला और एक भयानक चीख से आकाश गूंज उठा। एक विशाल तंतु बिजली की तरह आगे बढ़ा। तभी टोरिस ने एक घुटने पर झुकते हुए लेडी सिल्वर को याद किया और प्रार्थना की, ओ लेडी सिल्वर, हमारे कबीले को जीत दो। उसी पल उसका धनुष और बाण चमक उठे। डोरिस की आंखों में आग थी। वो राक्षस की ओर देखती है और चीखती है, अब ये बाण दिखाएगा कि यहां उसका क्या इंतजार है। धनुष की डोरी ढीली हुई और चमकीला बाण हवा में गया, सीधे राक्षस की ओर। एक विस्फोट हुआ। राक्षस चीखा, दर्द में तड़पता हुआ पीछे हट गया। आकाश में उसका सिर ऊपर उठ गया। दूर से डोरीन मुस्कुराई, एक ठंडी मुस्कान, और उसने युद्ध में उतरने का संकेत दिया। अभी डोरिस आगे उछली और राक्षस की ओर सीधा धक्का दिया। उसके धनुष की डोरी दोबारा खींची और उसकी आंखें चमकने लगीं। बाणों की बारिश हुई, एक के बाद एक, और जलते हुए तीर दुश्मन के शरीर में समा गए। राक्षस चीखा। होश में आते ही उसने गुस्से में सिर घुमाया, लेकिन डोरिस पीछे नहीं हटी। दांत पीसते हुए उसने सोचा, अब यह पूरी तरह से पागल हो चुका है। चेचक, मुझे जल्दी से बाकी योद्धाओं को चेतावनी देनी होगी। वो आगे बढ़ी और तभी जंगल से एक जोरदार विस्फोट सुनाई दिया। टोरिस के पैरों की धमक जमीन पर गूंजती है। वो अचानक मुड़ती है। उसकी आंखों में डर नहीं, गुस्सा है। और फिर दांत भींचकर वो चिल्लाती है, हालात खराब हो चुके हैं। अपना हथियार ऊपर उठाती है और सामने एक रक्षागढ़ तैयार कर देती है। तभी राक्षस, जो पहले बेसुध था, अचानक होश में आ जाता है और बिना रुके वह रक्षागढ़ के ऊपर से उड़ते हुए आग की एक भारी धारा छोड़ता है। पूरी धरती लाल रंग की ज्वाला में घिर जाती है। डोरिस का हथियार, जिस पर एक सुंदर फूल था, अब वह आग से मुरझा जाता है। गर्मी इतनी भयंकर है कि डोरिस सांस लेने के लिए अपना सिर झुका लेती है। लेकिन हैरानी की बात यह है, उसके कपड़े जले नहीं है। वह गुस्से में चिल्लाती है, राक्षस के अंदर लावा का भंडार है। तभी उसकी तेज चाल रुकती है और वह सुनती है एल्फ की मदद की चीखें। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो तुरंत पीछे मुड़ती है। सब कुछ नष्ट हो गया है। किसी की चीख। डोरिस एक्शन में आती है, हाथ बगल की ओर बढ़ाती है और एक जोरदार विस्फोट। कुछ ही दूरी पर जमीन में एक गहरा गड्ढा बन चुका है। डोरिस की भौहें चढ़ जाती हैं। क्या राक्षस को मेरी घात का अंदाजा हो चुका है? वो सोचती है, मुझे अब कुछ करना ही होगा। लेकिन तभी उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। राक्षस उसके ठीक पीछे, और उसके दांत किटकिटा रहे हैं। डोरिस के पैर कांपने लगते हैं और वो खुद से सोचती है, क्या यह वही क्षण है जिसकी भविष्यवाणी की गई थी? उसका चेहरा डर और संकल्प के बीच कांप रहा था। उसने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया, क्योंकि उसे यकीन था ऐसे जानवर झुंड में आते हैं। आग के पीछे से चीखें आ रही थीं, भागना होगा। लेकिन डोरिस के कदम पीछे नहीं हटे। उसने दांत भींच लिए और खुद से कहा, सोचने का वक्त नहीं है, पहले अपने साथियों को बचाना है। और तभी उसने अपनी जादुई छड़ी उठाई और जोर से जमीन पर मारी। टेलीपोर्टेशन एक्टिवेट। हवा का एक झोंका और डोरिस गायब, पीछे छूट गई। एक ज्वाला की दीवार। दूसरी तरफ एल्फ डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे।
कुछ चिल्ला रहे थे, आग बढ़ रही है, क्या किसी के पास जल जादू है? लेकिन एक एल्फ जादुई सर्कल बनाते हुए चिल्लाई, नहीं, ये आग बहुत बड़ी है, ये अब नियंत्रित नहीं की जा सकती। कुछ एल्फ हार मानकर जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखों में कोई आशा नहीं थी। और फिर एक हल्की सी हवा चली। डोरिस अचानक उनके पीछे प्रकट हुई। उसकी आंखें सिकुड़ी थीं, चेहरा बिल्कुल शांत लेकिन केंद्रित। एल्फ उसकी ओर मुड़े और एक स्वर में बोले, अब क्या करें? राक्षस आ रहा है। डर की चीखों के बीच मदद की पुकारें उठने लगीं और फिर डोरिस ने अपनी लाठी उठाई और जोर से जमीन पर दे मारी। धड़ाम! उसकी आवाज गूंज गई। चेहरा बदल गया था। उसकी आंखों में था आग नहीं, नियंत्रण, डर नहीं, आदेश। उसने जोर से चिल्लाया, शांति, सब चुप हो जाओ। डोरिस आगे बढ़ती है, हाथ हवा में उठाकर एक आदेश देती है। आक्रमण दल कुछ समय तक उन कीड़ों को रोक लेगा। अब सभी योद्धा वेदी की ओर बढ़े। उसकी आंखें सख्त हैं और आवाज तेज। बुजुर्ग वहां तुम्हें ढक लेंगे और वेदी पर नियोजन की मुहर मौजूद है, जिससे हम ट्रूथ सोसाइटी तक पहुंच सकते हैं। एक पल रुककर डोरिस मुड़ती है, चिल्लाती है, अब छिपने का कोई मतलब नहीं। सभी घात लगाए योद्धाओं को पीछे बुलाओ। यह जिंदगी और मौत की लड़ाई है। हाँ। पीछे से एल्फ योद्धाओं की गर्जना आती है। डोरिस अपना हाथ जमीन पर टिकाती है। उसकी सांसें भारी हैं और उसके माथे से पसीना टपक रहा है। वह सोचती है, अगर और कोई रास्ता नहीं बचा तो मुझे ये जंगल छोड़ना ही होगा। लेकिन फिर एक और डरावनी बात उसके जहन में आती है। अगर ये सिर्फ 2 राक्षस नहीं है, अगर ये सामूहिक विनाश है जिसके सामने हमारी कल्पनाएं भी फीकी हैं। उसका चेहरा और ज्यादा गंभीर हो जाता है, हाथ कांपने लगता है, क्योंकि वह जानती है शायद मैं इसे पढ़ नहीं पाई। इस बार मैंने गलत अनुमान लगाया है। अचानक उसके पीछे हल्की सी हलचल होती है। वह पलटती है और सामने खड़ी है एक छोटी एल्फ लड़की। मासूम मुस्कान लिए लड़की एक फूल बढ़ाती है। यह तुम्हारे लिए है, लड़की कहती है। वह पंजों के बल खड़ी होती है और कहती है, माँ कहती हैं कि आयरिस हमारे कुल की देवी हैं और अगर वो साथ हैं तो तुम किसी भी राक्षस को हरा दोगी। डोरिस उसकी तरफ देखती है और उस नन्ही उम्मीद की किरण को अपनी मुट्ठी में महसूस करती है। एक शांत मैदान में डोरिस एक बच्ची के सिर पर हाथ फेर रही है। उसकी मुस्कान नर्म है और उसकी आंखों में चमक है। वह कहती है, तुम सबकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है। लेकिन उसी क्षण डोरिस के भीतर कुछ टूटता है। वह सोचती है, मेरे साथी एल्फ अब वो योद्धा नहीं रहे जो कभी एल्वेन कबीले का गौरव थे। और तभी एक नाम, एक चेहरा उसकी यादों में कौंधता है, लेडी सिल्वर। डोरिस की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह अपना हाथ दिल पर रखती है और फिर याद करती है, मैंने बैन परिवार के एक प्रतिनिधि को देखा था उस रहस्यमयी किताबों की दुकान में, और वो दुकानदार, वो अविश्वसनीय रूप से शांत और मिलनसार था। डोरिस को याद आता है, उसने उस दुकानदार से एक विनती की थी, कबीले के पुराने गौरव को बचाने में मदद करो। और जवाब में उसने न केवल हामी भरी बल्कि 30 किताबें भी दी। किताबों का नाम था दी ओल्ड सील। और दुकानदार ने कहा था, ये किताबें तुम्हारे भविष्य के काम में मदद करेंगी, शायद तुम्हारे आदिवासी इन्हें पढ़ सके। डोरिस को याद है, उन किताबों में रूनिक भाषा थी जो अलौकिक शक्ति से भरी हुई थी। लेकिन ये जादुई रून हर किसी के समझने लायक नहीं थे। सिर्फ वो जिनमें प्रतिध्वनि थी वही इस ज्ञान को समझ सकते थे। पूरे कबीले में शायद 100 से भी कम लोग। अचानक डोरिस खड़ी हो जाती है। उसके चेहरे पर भ्रम है। क्या मुझे कोई गलतफहमी हुई है? क्या वो किताबें सच में कबीले के पुनर्जागरण के लिए थीं, या कुछ और? वो लिन को याद करती है। उसके मन में एक सवाल, क्या उसे पहले से पता था कि यह सब होने वाला है? लेकिन फिर वो अपने कदम तेज कर देती है। नहीं, कोई गलती नहीं हो सकती। समाधान मेरी नाक के नीचे ही है। अचानक वो चिल्लाकर अपने साथियों को पुकारती है। चारों ओर से एल्फ मुड़ते हैं और पूछते हैं, अब क्या आदेश है? तभी
डोरिस तेजी से उनके करीब आती है और उसके साथ ही बदल जाता है दृश्य का तापमान। महायाजक बगल में हाथ रखता है और ऊंची आवाज में चिल्लाता है, यही उसकी इच्छा है, यही है विपत्ति पर विजय की कुंजी। जो भी द ओल्ड सील की पुस्तक से रून पड़ेगा वह इसे अपने और अपने करीबियों पर बना सकता है। और तभी डोरिस अपना हाथ बढ़ाती है और अपने साथी पर एक रून बना देती है। हर ओर एल्वेन योद्धा आगे बढ़ते हैं, अपने साथी एल्फ की रक्षा कर रहे हैं, उन पर सुरक्षा कवच बना रहे हैं। कुछ कल्पित बौने हथियार लेकर राक्षस की ओर बढ़ते हैं। दूसरी ओर आदिवासी लोग बगल में सहमे खड़े हैं और तभी हवा में कांपती हुई एक आवाज आती है। राक्षस ने अपना मुंह खोला और धड़ाम, एक तेज दरार की आवाज गूंजती है। सेकंड भर में सभी सुरक्षा कवच टूटकर बिखर जाते हैं। एल्फ चीखने लगते हैं, वो आ रहा है, और भगदड़ शुरू हो जाती है। एक माँ और उसका बच्चा असमंजस में जमीन पर गिर जाते हैं। माँ अपने बच्चे को अपने शरीर से ढक लेती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और वहीं खड़ा है राक्षस, उसका मुंह अब बंद है लेकिन उसकी निगाहें सीधी उसी माँ बच्चे पर टिकी हैं। लार टपकाता है और वो रक्षक तभी वो पीछे झुकता है। उसके मुंह से एक हरा थक्का निकलता है और जमीन पर आकर चटक की आवाज करता है। कुछ कल्पित बौने मुस्कुराने लगते हैं, उन्हें लगता है शायद राक्षस खत्म हो गया है। लेकिन पास खड़े कुछ लोग घबराकर चिल्लाते हैं, ध्यान मत हटाओ, ये अभी खत्म नहीं हुआ। पास के एल्फ डर से ऊपर देखने लगते हैं, उनकी आंखों में सिर्फ एक सवाल, क्या हम बचेंगे? लेकिन तब डोरिस आगे बढ़ती है, उसकी मुट्ठी में है एक जादुई छड़ी। वो उसे कसकर पकड़ती है और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाती है, किसी भी हालत में लापरवाही मत करना, ये कोई सामान्य राक्षस नहीं है। और फिर एक कमांडिंग टोन में वो ड्रीम बीस्ट से कहती है, मैं आदेश देती हूं, रुक जाओ। एक पल को सन्नाटा छा जाता है, आग की लपटें आसपास उठ रही हैं। डोरिस की निगाहें तेज हैं और वो कहती है, याद रखो, अगर किसी भी जीवित प्राणी को चोट पहुंचे तो वो या तो डरेगा या दर्द में चिल्लाएगा। वहीं से हम उनकी कमजोरी समझते हैं। लेकिन फिर वह एक गहरी सांस लेकर कहती है, पर ये ड्रीम बीस्ट्स, ये कुछ भी महसूस नहीं करते, ना दर्द ना डर। डोरिस अपनी चमकती हुई जादुई धनुष को फिर से खींचती है। उसकी आंखों में एक फोकस है और आवाज में आग। जब तक वो पूरी तरह स्थिर नहीं हो जाता, हम हमला जारी रखेंगे। तीर छूटा और हवा में चमकते हुए सीधे कीड़े पर जा लगा। एक विस्फोट हुआ, जमीन कांपी, लेकिन उस विशाल कीड़े की मोटी त्वचा पर बस एक खरोंच आई। मगर उसी क्षण वो जमीन पर गिर पड़ा। पास में एल्फ और उसका बच्चा डर से कांपते हुए जमीन पर बैठे थे। वो बुदबुदा रहे थे, क्या हम बच गए? और तभी धुएं के बीच से एक लड़की निकली। डोरिस अब उसके हाथों में है एक छड़ी। जैसे ही उसने देखा कि सब सुरक्षित हैं, वो मुस्कुराई। फिर उसने आंखें बंद की, अपने पैर फैलाकर ऊंचे स्वर में चिल्लाई, रूस ने काम कर दिया। लेडी सिल्वर के खून से उनकी प्रार्थना का जवाब मिला। अब वक्त नहीं था। डोरिस तेजी से बोलती रही, सभी को इकट्ठा करो, जो लोग रून से वंचित हैं उन्हें ट्रांसफर सील की ओर भेजो। एल्फ उसकी हर बात ध्यान से सुन रहे थे। फिर उसने कहा, डरने की जरूरत नहीं। 100 साल बाद भी महान लेडी सिल्वर अब भी आयरिस कबीले की रक्षा कर रही हैं। और ये सुनते ही सारे कल्पित बौने घुटनों के बल गिर पड़े। हाथ जोड़कर सबने मिलकर चिल्लाया, प्रमुख लेडी सिल्वर। डोरिस ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, उस सज्जन को पहले ही पता था कि एक भीषण विपत्ति आने वाली है। उसने अपनी हथेली में एक सोने की चेन उठाई और कहा, वो सचमुच सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान था। उस छोटी शिकारी ने कोई झूठ नहीं कहा था। अपना सिर धीरे से आसमान की ओर उठाती है, उसकी निगाहों में कुछ छुपा हुआ और होंठों पर एक बेमन मुस्कान। मुझे उससे थोड़ी जलन हो रही है, वो फुसफुसाती है। फिर एक उंगली अपनी ठुड्डी पर रखते हुए मन ही मन सोचती है, मैडम सिल्वर यकीनन उसकी बहुत कद्र करती होंगी। अचानक उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो धीरे से हंस पड़ती है। मुझे तो पता ही नहीं था कि वो असल में कैसा इंसान है। लेकिन तभी शर्मिंदगी उसकी मुस्कान को निगल जाती है
उसका चेहरा लाल पड़ जाता है और वो चिल्ला उठती है, क्या सच में वो और मैडम सिल्वर एक परिवार की तरह है? एक ऐसा रिश्ता जिसमें पूरा भरोसा हो? मगर फिर डोरिस अपना सिर जोर से हिलाती है और खुद को झिड़कती है। नहीं, ऐसी बात सोचना भी अपमानजनक है। वह खुद को शांत करती है और एक गहरी सांस लेकर कहती है, अब समय आ गया है। उसका चेहरा अब संकल्प से भरा है और वो धीरे से कहती है, युद्ध मेरा मजबूत पक्ष नहीं है। मैं भविष्यवाणी पर भरोसा करती हूं। दुश्मन का अगला कदम जानकर आगे बढ़ती हूं। लेकिन अब उसकी जादुई ऊर्जा लगभग खत्म हो चुकी है। बहुत सी शक्तिशाली तकनीकों के बाद अब मेरे पास बहुत कम जादू बचा है। तभी धरती कांपती है। जमीन को चीरता हुआ एक विशाल कीड़ा बाहर आता है। डोरिस पीछे नहीं हटती। उसकी आंखों में अब भी विश्वास है। सभी मुझ पर भरोसा करते हैं। मैं अपने साथियों को निराश नहीं कर सकती। अगर ये मेरी आखिरी ताकत भी है तो ये वार आखिरी होगा। वह छड़ी को उठाती है और उसका हाथ उसके सिर पर लगी कली की ओर जाता है। एक तेज चमकती जादुई लहर उसे घेर लेती है और फिर वो शांति से कहती है, मुझे आशा है तो कि मृत्यु के बाद मेरी आत्मा लेडी सिल्वर के स्वप्न लोक में चली जाएगी। डोरिस अपनी जादुई छड़ी को दोनों हाथों से कसकर थाम चुकी है। उसकी आंखों में कोई डर नहीं, बस एक विचार, अब कोई एल्फ नहीं बचा। वो अब जानवर हमला जरूर करेंगे। और तभी उसने सोच लिया, अब समय आ गया है निषिद्ध क्रिया का। मैं अपनी जीवन शक्ति, अपना मांस और रक्त, सब कुछ दांव पर लगाऊंगी। वह छड़ी को ऊपर उठाती है और उसके ऊपर एक चमकदार घूमती हुई जादुई मोहर प्रकट होती है। अचानक जमीन कांपने लगती है और वहां से निकलने लगती है भीषण जड़ें। वो जड़ें सीधी दौड़ती हैं एक विशाल कीड़े की ओर। धस, एक जड़ उसके शरीर में घुसती है और बाकी सारी उसे पूरी तरह जकड़ लेती है। डोरिस कांपते हुए छड़ी पकड़े खड़ी है। उसका शरीर थक चुका है, लेकिन उसकी आत्मा अब भी अड़ेग है। मन में एक ही विचार, क्या पवित्र वृक्ष का बीज बुलाना गलती थी? ये जीवन शक्ति को तुरंत सोख लेता है, लेकिन मुझे बस थोड़ी देर और रोकना होगा ताकि मेरे साथी एल्फ दूर जा सके। तभी उसके मुंह से खून की धार फूट पड़ती है, पर डोरिस नहीं रुकती। वो एक बार फिर छड़ी उठाती है और कहती है, हजारों सालों से मैं इस पद पर हूं। आज शायद मेरा आखिरी युद्ध है और मैं निडर होकर उतरना चाहती हूं। उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन वो झुकती नहीं। तभी उसकी निगाह जमीन पर जाती है और वह चौंक जाती है। सपनों की भूमिगत दुनिया की दरार अब और भी चौड़ी हो चुकी है। भविष्यवाणी झूठी नहीं थी। भूमिगत घुमक्कड़ लौट आए हैं। बस 1 मिनट और 2 और पथिक सतह पर पहुंचने वाले थे, लेकिन उसी पल उसकी गर्दन पर हरे कीचड़ की एक लहर लिपट गई। डोरिस ने कांपते हुए कहा, तुम सब कुछ खत्म हो जाएगा। और उसी क्षण वो घुटनों पर गिर पड़ी। एक बेहद शक्तिशाली जादुई ऊर्जा ने उसके हाथ पैर जकड़ लिए। उसकी आंखों में अब केवल एक अंतिम विचार था, इन विशाल कीड़ों को अब कोई नहीं रोक सकता। बस अब एक ही बात बची थी, पवित्र वृक्ष की शाखाएं अपनी आखिरी आध्यात्मिक शक्ति से आपस में टकरा जाएं। ऊपर देखते हुए डोरिस ने धीरे से कहा, यही अंत है। उसने देखा, जमीन फट रही थी और उन दरारों से विशाल कीड़े बाहर निकल रहे थे। अब तक सभी को बच निकल जाना चाहिए था, उसने खुद से कहा और अपनी आंखें बंद कर लीं। एक आखिरी कोशिश में उसने हाथ बढ़ाया और बुदबुदाई, लेडी सिल्वर, कृपया उनकी रक्षा करना। लेकिन तभी उसकी जादुई माला टूट गया। एक अदृश्य काले हाथ ने उसे पीछे से थामा। डोरिस की आंखें झटके से खुली और सामने दिखा लिन का लाल चमकती आंखों वाला चेहरा। वो हल्के से मुस्कुराया और अपनी शांत गहरी आवाज में बोला, तुमने यहां बहुत शोर मचा दिया है। ये ठीक नहीं है, लेकिन मैं इसे ठीक करने में तुम्हारी मदद करूंगा। ये शब्द सुनते ही डोरिस के कान झंझना उठे। उसकी भौहें आश्चर्य से उठ गईं और मुंह खुला का खुला रह गया। बुदबुदाकर उसने कहा, ये आवाज मुझे पहचानी लगती है। क्या क्या आप वही हैं? वो सज्जन, किताबों की दुकान के मालिक? डोरिस ठंडी जमीन पर घुटनों के बल बैठी हुई, उसका चेहरा थका हुआ है और उसकी आंखों में चल रहा है बीते वक्त का तूफान।
वो बुदबुदाती है। उसकी आवाज अलग थी, विकृत, बेतरतीब, मगर मेरा अंतर्ज्ञान कहता है वो वही है, बुक स्टोर का वही रहस्यमय सज्जन। लिन। सीन में फ्लैश होते हैं पुराने दृश्य, वही दुकान, वही चुप्पी और वही अनकही मौजूदगी। अब भी जब वो पास नहीं है, मगर हर संवेदना वैसी ही है। वो यहाँ क्या कर रहा है? ना कोई ईथर वेव, ना कोई लाइट रेडिएशन, फिर भी कुछ है। टोरिस की आवाज धीमी हो जाती है और वो जमीन पर बैठ जाती है। मैं अपने पीछे एक खालीपन को महसूस कर सकती हूँ, जैसे कोई अदृश्य चीज मुझे थामे हुए है। उसका हाथ अपनी कमर तक जाता है और कान के पास हवा में कोई हल्की सरसराहट। ये मृत्यु के मतिभ्रम है क्या? लेकिन नहीं, वो स्पर्श और वो फुसफुसाहट बहुत असली थे। अचानक डोरिस की आंखों के सामने कौंधता है पूरी पृथ्वी पर फैली काली छाया। उसकी सांसें थम जाती हैं। वो वही था, शुरू से ही देख रहा था मुझे, परछाई से। लिन की इमेजिनरी सिलुएट हर चीज पर जैसे हावी है, वो सब जानता था। और इस कल्पनात्मक उपस्थिति से हर चाल पहले से ही बिछाई जा चुकी थी। टोरिस की आवाज कांपती है, वो बहुत शक्तिशाली है और मैं कभी पूरी सच्चाई नहीं जान पाऊंगी। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। अब बस एक बात साफ है, मुझे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। अगर उसकी उपस्थिति दिख गई बम, तो अंजाम बहुत खतरनाक होगा। मॉनिटर अचानक काला हो गया। एंड्रयू, जो उस स्क्रीन को देख रहा था, उसकी भौहें चढ़ गईं। उसने तेज आवाज में पूछा, स्क्रीन अचानक ब्लैक क्यों हो गई? अब क्या चल रहा है? आयरिस कबीले का क्या हुआ? उस समय एक आदमी जो हेडफोन लगाए चुपचाप बैठा था धीरे से अपने हेडफोन उतारता है और फिर वो उन्हें फाड़ देता है और जोर से हंसने लगता है। पूरी टीम स्तब्ध। कर्मचारी दौड़कर पास आते हैं। क्या हुआ? रुको, शांत हो जाओ। लेकिन तभी मॉनिटर से एक तेज बीप की आवाज आती है। कमरे में घबराहट का माहौल बन जाता है। नेटवर्क ढहने वाला है, क्योंकि एक रहस्यमयी सुपर प्राणी डिटेक्ट किया गया है। एंड्रू अब इधर उधर देखने लगा और सोचने लगा, ये क्या था? कौन है ये प्राणी जो पूरी ईथरिक दुनिया को हिला सकता है? सीन कट होता है और अब हम देखते हैं डोरिस। उसके हाथ कांप रहे हैं, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। लिन पास खड़ा है और वह एकदम ठंडे स्वर में कहता है, ये कीड़े बहुत बदसूरत हैं। तभी लिन ने अपनी तर्जनी उंगली आगे बढ़ाता है और कहता है, उन्हें बिल्लियों में बदल दो। तभी डोरिस के पीछे से काला मानव निकलता है, हवा में तैरता हुआ तेजी से कीड़ों की ओर बढ़ता है और फिर पूरा दृश्य काले रंग में डूब जाता है, जैसे अंधकार ने हर चीज को निगल लिया हो। कुछ ही पल बाद डोरिस की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, उसका मुंह खुला रह जाता है और जब वो नीचे देखती है, कीड़े गायब थे और उनकी जगह जमीन पर फैली थी सफेद, नरम, रोएदार बिल्लियां। डोरिस की आंखें चकित और फैली हुई। वह एक पल के लिए हिलना भूल जाती है। उसके मन में एक ही विचार उठता है, यह संभव नहीं है। यह कोई भ्रम नहीं था, कोई आकार बदलने वाली चाल भी नहीं। ये था एक पूरे जीव का विघटन और फिर पुनः सृजन, लेकिन किसी और ही रूप में। डोरिस के होंठ खुल गए, उसके भीतर एक सिहरन दौड़ गई और उसका दिमाग कह उठा, ऐसा तो सिर्फ सृष्टिकर्ता ही कर सकता है। फिर उसका शरीर भय से कांप उठा। न कोई विनाशकारी देव, न कोई महाशक्तिशाली पद। ये शक्ति किसी पद की नहीं, उत्पत्ति की थी। और तभी लिन धीमे कदमों से उसके कान के पास आता है और फुसफुसाता है, मैंने लपटें बुझा दी हैं, अब सब कुछ अपने मूल रूप में लौट जाना चाहिए। तभी डोरिस के सामने एक चमकदार रोशनी फूटती है, हवा में गूंज होती है और वो आग जो सब कुछ खा गई थी अब बुझने लगती है। जमीन से टूटकर गिरे पत्थर धीरे धीरे वापस ऊपर उठते हैं और फिर सबके सामने एक चमकीला दिव्य वृक्ष प्रकट होता है। एल्फ अवाक, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, उसका शरीर थरथराता है और जब वह आगे देखता है उसे समझ आता है बाकी एल्फ भी उस चमत्कार के आगे ठिठक गए हैं। वह कांपती आवाज में कहता है, यह कैसे संभव है? क्या ये लेडी सिल्वर का आगमन है? और अचानक भीड़ में हलचल। एल्फ खुशी से चिल्लाते हुए आगे दौड़ते हैं।
ये चमत्कार है, ये चमत्कार है। और तब वे डोरिस की ओर मुड़ते हैं। हमने उसकी तरफ से कोई अस्पष्ट आवाज सुनी, लेकिन जब हम समझने की कोशिश करते हैं शिबे बाकाओ, तो हमारे सिर फटने लगते हैं। फिर भी हम रुक नहीं सकते। ओए मिकाक्तियेम, हमें जानना है उसने क्या कहा था। डोरिस की आंखें हैरानी से फैली हुई हैं और वह खुद से सवाल करती है, क्या ये सच में वही है? क्या यह वही विधाता है? क्या वह लेडी सिल्वर के कुल से है? सोचते सोचते उसने अपना हाथ ठुड्डी पर रख लिया। फिर उसने सिर ऊपर उठाया और एक याद उसकी चेतना में कौंध गई। जब देवता ने कहा था प्रकाश हो, तो ख्वाब और दुनिया रोशनी से भर उठी थी। डोरिस ने अपना हाथ अपनी छाती पर रख लिया। एक आस्था भीतर तक उतर गई थी। तभी पीछे से एक जोरदार आवाज आई, यहां क्या हुआ? कबीले के बुजुर्ग सांसों को समेटते हुए डोरिस की ओर मुड़े। ये कौन था? उन्होंने पूछा। डोरिस ने धीरे से सिर घुमाया। आंखों में अब भी वही चमक, और हाथ जमीन पर टिकाते हुए वह खड़ी हुई और एक दृढ़ आवाज में कहा, पानी और बर्फ की महान मालकिन लेडी सिल्वर स्वयं स्वप्न लोक से उतरी थी और सितारों के आशीर्वाद से भरपूर एक व्यक्ति की देखभाल कर रही थी। उसकी भौहें उठी और वह सोचने लगी, लिन चाहे कोई भी हो, मुद्दा यह है कि वो हमारी मदद के लिए आया है। उबासी, और यही दिखाता है कि उसे हमारे कुल के भाग्य की परवाह है, और यही हमारा एकमात्र रास्ता है। हाथ बढ़ाते हुए डोरिस बोलती है, अतीत में उसने हमें वे प्राचीन ऋण दिए थे, और आज उसने हमारे उद्धार का मार्ग प्रशस्त किया है, ठीक वैसे ही जैसे पहली पुजारिनों ने एक बार स्वप्न लोक से हमारे कबीले को अलग करने के लिए दीवार खड़ी की थी। डोरिस अपना हाथ आगे बढ़ाती है। उसकी आवाज गूंजती है, ठीक इसी तरह एक शक्तिशाली स्वामी अब हमारे पास आया है। लेकिन तभी एक वृद्ध व्यक्ति उसे बीच में ही रोकता है। सवाल सीधा था, क्या ये सभी प्राणी सचमुच किसी शक्तिशाली स्वामी की क्षमताएं हैं? डोरिस कुछ कहती, उससे पहले एक धीमी सी आवाज उसके पीछे से आती है। वो पलटती है, एक टहनी पर एक कली फूटती है, और उसी क्षण वो पूरी तरह खिल जाती है। पूरा माहौल ठहर सा जाता है। डोरिस अपनी आंखें बंद कर लेती है और बुदबुदाती है, अब एक नई भविष्यवाणी उतरने वाली है। और तभी उसका मुंह अपने आप खुलता है। एक तेज दिव्य रोशनी फूटती है और वह दोनों हाथ फैलाकर कहती है, मैं जाग गई हूं, मेरी आंखें खुल चुकी हैं, और मैं वही प्रभु हूं जिसने प्रलय की आग को शांत किया और पुनर्स्थापना की आशा की लौ को जलाया। कैमरा उसकी आंखों में झांकता है, उनमें पूरे आयाम की चमक है। वह आगे कहती है, समस्त ज्ञान की कुंजी अब मेरे हाथों में है। मैं अंतरिक्ष और समय को अपने इशारों पर चलाती हूं। उसकी सांसों के साथ हवा में चमक उठती है ब्रह्मांड के चित्र। मैं एक घोड़े की तरह दौड़ती हूं तारों के बीच, और ब्रह्मांड मेरे आगे झुकता है। मैं जीवन और मृत्यु से परे हूं, और वर्ष मेरे आगे बहते हैं जैसे नदियां। फिर वह आकाश की ओर देखती है और कहती है, मेरा नाम मत पूछो, मैं वो हूं जिसे तारों ने आशीर्वाद दिया है, जो अतीत में बस एक साधारण चरवाहा था, लेकिन अब नियति का वाहक हूं। तभी उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और सिर उठता है। क्या मैं अकेली हूं जो जानती है कि इस भाग में किताबों की दुकान के मालिक की प्रशंसा की गई है? वह एक कदम आगे बढ़ती है, लेकिन सोच में पड़ जाती है। नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर मैं सोचती रही तो शायद मैं वह जान जाऊं जो मुझे नहीं जानना चाहिए। एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर और उसके बीच से मुस्कुराते हुए गुजरती है डोरिस। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान है, लेकिन मन एक विचार में डूबा है। एक दिन मैं फिर उस किताबों की दुकान के मालिक से मिलने चाहूंगी, वह मन ही मन सोचती है, और उसी पल लेडी सिल्वर के प्रति एक गहरी कृतज्ञता महसूस करती है। उन्होंने हमें एक संरक्षक भेजा जिसे एक बार फिर उनका अनुमोदन मिला है। तभी उसकी नजर जाती है जमीन पर गिरी हुई एक बूंद पर। रुकते हुए डोरिस खुद से बुदबुदाती है, हमें पहले अपनी ताकत इकट्ठा करनी चाहिए। वो अपने आदिवासी साथियों की ओर देखती है
और आश्चर्य में एक बार पीछे मुड़ती है, जमीन की ओर नजर जाती है और वहां कुछ लिखा हुआ है काले तरल में। कुछ नहीं करना है। सीन बदलता है। लिन की आंखें खुलती हैं। वो छत की ओर देख रहा है और धीमे से कहता है, लगता है मैं कल रात बहुत देर तक सोया। वह हाथ बढ़ाता है जैसे कुछ पकड़ना चाहता हो और सोचता है, मैंने ऐसा सपना कैसे देखा। वो अपनी चप्पल पहनता है, खड़ा होता है और अब हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर है। मुझे सब कुछ याद है, क्योंकि वो सपना बहुत स्पष्ट था और उस सपने के भीतर एक और सपना था। और फिर वो हल्के से कहता है, सिल्वर को देखना हमेशा अच्छा लगता है। वो मेज की ओर मुड़ता है और बुदबुदाता है, इतने कम समय में कैंडेला की पूरी जिंदगी जैसे खुलकर सामने आ गई। वो सिर खुजलाता है और उसे अचानक एक सपना याद आता है, कैसे एक काले आदमी ने मुझ में रूप बदल लिया था और मिस डोरिस के पास गया था। एक हल्की मुस्कान और राहत की सांस लेते हुए कहता है, शुक्र है वो बस एक सपना था, वरना तो मैं खुद ही डर जाता। वो आंखें बंद करता है और धीरे से कहता है, अब नहाने और दुकान खोलने का वक्त हो गया है। लेकिन तभी अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो दौड़कर खिड़की की ओर बढ़ता है और झट से पर्दा खींच देता है और फिर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। बारिश आखिरकार रुक गई। वो खुश होकर मुड़ता है और तेजी से सीढ़ियां उतरने लगता है। इस मौसम से मैं पहले ही थक चुका हूं। बारिश लगातार हो रही थी और किताबें भी ठीक से नहीं बिक रही थीं। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, बाहर की हवा उसके चेहरे से टकराती है। लिन एक गहरी सांस लेता है। बारिश के बाद की ये हवा जैसे इंद्रियों को शुद्ध कर रही हो। वो मुस्कुराता है, लेकिन तभी उसकी निगाह अचानक एक तरफ जाती है। वो रुकता है। उसकी नजरें कुछ ढूंढती हैं। ये धुआं, क्या कहीं आग लगी है? लिन चौंक कर एक भौं ऊपर उठा देता है, लेकिन तभी कुछ देखता है। एक लड़की जमीन पर बेसुध पड़ी है। वो तुरंत उसके पास आता है और उसका चेहरा देखने लगता है। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी करना प्लीज। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।